कम सिन बच्चे के अगवा, ज्यादती और कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस। JID साउथ से वाक़े की फौरी तफसीली रिपोर्ट तलब, मुल्ज़िम की गिरफ्तारी, तफ्तीश भी पेशी रफ्त पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। बच्चों के खिलाफ जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, कमसिन बच्ची के अगवा, ज़्यादती और कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है। DIG साउथ से वाक़े की फौरी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी, तफ्तीशी पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म। बच्चों के खिलाफ जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, कमसिन बच्चे की अगवा, ज्यादती और कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस सामने आया है। DIG साउथ से वाक़े की फौरी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी, तफ्तीशी पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। बच्चों के खिलाफ जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कमसिन बच्चे की अगवा, ज़्यादती और कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शवार से। जी दुरे, आगाह कीजिए। कराची में कमसिन बच्चे की मुबैना इकवा, ज़्यादती और कत्ल के अपने वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध इसका फोकस देते हुए DIG साउथ से फौरी तौर पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि मुल्ज़िम की गिरफ्तारी, तफ्तीशी पेशरफ्त और वाक़े के तमाम पहलुओं की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाए गए, जबकि मज़बूत शवाहिद की बुनियाद पर चालान मुकम्मल किया जाए ताकि मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और कमसिन बच्चों के खिलाफ जराइम की सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने शहर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी निगरानी के इक़दाम मज़ीद मौसम बना लो। ऐसे की स्थिति को तफ्तीश की मरहलावार पेशरफ्त के वज़ारत से दाखिला को बाकायदगी से अलग तरक्की भी पाई जा चुकी है। ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी में साफ पानी की अदम फराहमी का केस अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फरीक़ैन से 23 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। फैसल कॉलोनी की UC3 है, उसके UC के चेयरमैन और दीगर जो शहरी थे उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उनकी UC के अंदर जो पुरानी लाइनें हैं पानी की, जिसकी वजह से पानी मुकम्मल फ़राहम नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ सीवरेज का पानी उसके साथ मिक्स होकर फ़राहम हो रहा है, तो उसको फ़ौरी तौर पर वहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे पानी की साफ़ पानी की फ़राहमी यकीनी बन सके। अदालत ने उस पर आज एक फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त थी जो मंजूर करते हुए 23 जुलाई तक ये जवाब तलब कर लिया है मुताल्लिका फ़रीक़ैन से। लेकिन आज वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का भी जवाब अदालत में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वहाँ UC3 में पानी की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसकी मालियत 16 करोड़ रुपए है। उसके लिए PC1 तैयार करके रखी है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही PC1 हुकाम की से मंजूरी आएगी तो PC1 के बाद जो है दीगर जो इक़दामात हैं वो कर लिए जाएंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि दीगर जो इस दरख्वास्त के अंदर फ़रीक़ैन हैं उनका भी जवाब आ जाए, उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। जी। कोरंगी में शहरी का कत्ल केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तुर्की की अदालत में केस पर समाअत हुई है। अदालत ने मुल्ज़िम मुमताज़ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। के इलाके में शहरी के कत्ल का मुकदमा है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। समाअत के दौरान दलाइल मुकम्मल हुए मुल्ज़िम मुमताज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर, जिसके बाद अदालत ने इसकी ज़मानत पर फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने से जो है वो मना कर दिया। मुल्ज़िम अपने मौक़िफ़ को जो है वो मनवाने में अदालत में नाकाम रहा और अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। मुल्ज़िम के खिलाफ ये जो मुकदमा है कत्ल की दफ़ात के तहत थाना कोरंगी सनती एरिया में दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ आपको बताएं, सेनेट कमेटी की मज़ार क़ायद आवाम के लिए खोलने की सिफारिश। मज़ार क़ायद से मुतालिक 15 रोज़ में दोबारा इजलास तलब। सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। सेनेटर वक़ार मेहंदी की ज़ेर सदारत ज़िली कमेटी का अहम इजलास हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेट कमेटी की मज़ार क़ायद आवाम के लिए खोलने की सिफारिश। मज़ार क़ायद से मुतालिक 15 रोज़ में दोबारा इजलास तलब किया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी कायम की गई है। सेनेटर वक़ार मेहंदी की ज़ेर सदारत ज़िली कमेटी का अहम इजलास हुआ है।
سینٹ کمیٹی کی مزار قائد عوام کے لیے کھولنے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ مزار قائد سے متعلق 15 روز میں دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سینیٹر وقار مہدی کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سینٹ کمیٹی کی مزار قائد عوام کے لیے کھولنے کی سفارش، مزار قائد سے متعلق 15 روز میں دوبارہ اجلاس طلب، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم، سینیٹر وقار مہدی کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ سینٹ کمیٹی کی مزار قائد عوام کے لیے کھولنے کی سفارش، مزار قائد سے متعلق 15 روز میں دوبارہ اجلاس طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات عاجز جمالی سے جان لیتے ہیں۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ ہے، اس کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ یہاں پر سینیٹر وقار مہدی کی زیر صدارت اور اس کے اختتام پہ صورتحال یہاں پہنچی کہ سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ سینٹ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ مزار قائد کو عوام کے لیے کھول دیا جائے، اور 15 دنوں کے اندر اندر یہ سینٹ کی ذیلی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوگا، اور مزار قائد کا جو مزار مینجمنٹ بورڈ ہے ان کے ساتھ اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 3-4 سال سے سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے مزار قائد میں اب عوام کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سینٹ کمیٹی نے ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے، سیکیورٹی کمیٹی، جس میں ڈی جی رینجرز، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کمشنر کراچی بھی شامل ہوں گے۔ جی عاجز جمالی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاجز، آپ کا شکریہ۔ سندھ بیوروکریسی میں فائل ورک پر چیف سیکرٹری کا ایکشن، وزیر اعلیٰ سندھ کو براہ راست فائلیں بھیجنے پر پابندی عائد، تمام سمریاں اب چیف سیکرٹری آفس کے ذریعے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گی۔ سندھ بیوروکریسی میں فائل ورک پر چیف سیکرٹری کا ایکشن سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو براہ راست فائلیں بھیجنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے آزاد نوریو سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے بیوروکریسی کی جانب سے براہ راست سمریاں، فائلیں اور نوٹ جو ہے براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کر کے تمام بیوروکریسی کو روک دیا گیا ہے کہ تھرو پراپر چینل جو ہے فائلیں، سمریاں اور نوٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال نہ کی جائیں۔ تمام تر محکمے و ادارے فوری طور پر سمریاں، نوٹ اور فائلیں جو ہیں ان پر ڈسکس کریں، یعنی تبادلہ خیال کریں، جس کے بعد تھرو پراپر چینل جو وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی جائیں گی۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹریٹ نے باضابطہ طور پر تمام سیکرٹریز، مختلف اداروں کے سربراہان کو واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ کی منظوری کے بغیر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال نہ کیا جائے، اور اس سے قبل جو چیف سیکرٹری سندھ سے مشاورت کی جائے، مشاورت کے بغیر کسی قسم کا کوئی فائل وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ نے جن محکموں پر برہمی کا اظہار کیا ہے ان میں محکمہ ترقی و منصوبہ بندی، محکمہ اسکول تعلیم، محکمہ کالج تعلیم، محکمہ آبپاشی، محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن، محکمہ خزانہ، محکمہ خصوصی افراد، محکمہ انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی کی فائلیں شامل ہیں، جو اس حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ نے باضابطہ طور پر تمام بیوروکریسی کو سختی سے پابند کیا ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کیا جائے، اور چیف سیکرٹری سے مشاورت کرنے کے بعد میں چیف سیکرٹری فائلیں وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے آزاد، آپ کا شکریہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اینٹی کرپشن سندھ سے چیئرمین اینٹی کرپشن کی ملاقات، سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش، اینٹی کرپشن سندھ کی کارروائیوں، انکوائریز، تحقیقات پر بریفنگ، سندھ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی رپورٹ وزیر کو پیش کر دی گئی ہے۔ آزاد نوریو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے صوبائی وزیر انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ سردار محمد بخش مہر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے صوبائی وزیر کو محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کی سالانہ کارکردگی رپورٹ دستاویزات کی شکل میں پیش کی۔ چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن سندھ نے صوبے بھر میں کرپشن کے خلاف جاری اقدامات، مختلف ضلع میں زیر التوا اور جاری تحقیقات، درج مقدمات، ریکوریز اور تحقیقات کی پیش رفت سے جو مطلب جو انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر جو ہے محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کی مجموعی کارکردگی، ادارہ جاتی اصلاحات، شفافیت کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آئندہ کلائے عمل کے حوالے سے بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا، اور صوبائی وزیر انکوائری اینٹی کرپشن نے تمام جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پر نمٹانے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ جی آزاد نوریو اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی رہیے گا۔
PS30 कम्बेट ज़मनी इंतखाबात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़मनी इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास कल होगा। सिक्योरिटी प्लान, इंतखाबी अमले की तैनाती अमूर ज़ेर गौर आएंगे। PS30 गुम्बेट की खाली नशिस्त पर ज़मनी इंतखाबात 16 अगस्त को होंगे। इस हवाले आज़ाद नूरियो साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ अदर शाह ने सिंध असेंबली की निशस्त PS30 गम्बट जिला खैरपुर में 16 अगस्त को होने वाले ज़मनी इंतखाबात के हवाले से कल अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल सुबह 10:30 बजे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगा, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ अदर शाह करेंगे। इजलास में सूबा इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी अमल दरामद शिरकत करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर सखर और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध असेंबली के हल्का PS30 पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़मनी इंतखाबात 16 अगस्त को इतवार के रोज होंगे, जबकि ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टाफ की तैनाती और सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली नईम मोहम्मद खलल के इंतकाल के बाद की नशस्त खाली हुई थी, जहाँ पर 16 अगस्त को ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पोलिंग इंतजाम के हवाले से कल सुबह 10:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। आपको बताएं PS30 गवर्नमेंट ज़मनी इंतखाबात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अहम इजलास तलब कर लिया है। ज़मनी इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास कल होगा। सिक्योरिटी प्लान, इंतखाबी अमले की तैनाती और इंतजामी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। PS30 गवर्नमेंट की खाली नशिस्त पर ज़मनी इंतखाबात 16 अगस्त को होंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 5271 पॉइंट्स नीचे आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ईरान अमरीका कशीदगी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स से गिर गया। 100 इंडेक्स 5271 पॉइंट्स नीचे आ गया है। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात देखने में आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 5271 पॉइंट्स नीचे आ गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं ईरान अमरीका कशीदगी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स से गिर गया। 100 इंडेक्स 5271 पॉइंट्स पर आ गया है। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन से जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। देखें, बिल्कुल ईरान अमेरिका कशीदगी बढ़ने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी पहुंचाना आ गया है। आज 100 इंडेक्स में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 5000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट में गिर चुके हैं और इंडेक्स 5 नफ्सियाती हदें गंवा बैठा है। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,80,984 की सतह पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रोज ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ में जो तेल बर्दार जहाज़ों पर हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका का जिस तरह रद्द-ए-अमल सामने आया, तो एक बार फिर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो काफ़ी से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस हालात के बाद देखा कि ना सिर्फ जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हुई हैं, साथ ही साथ जो है वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर भी नेगेटिव असरात मरतब हो रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बल्कि एशिया के दीगर मार्केट से जो नजर हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। जी बिल्कुल, काविश मेमन अपडेट कर रहे थे। काविश, आपका शुक्रिया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 4700 रुपये सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $47 कमी के बाद $4078 फी औंस पर आ गया। फी तोला कीमत 4,30,226 रुपये हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखा जाए, मशरक़ी वस्ती की मौजूदा सूरत पर सरमाकार मोहताज नजर आ रहे हैं और आदमी बाजार में सोने और चांदी की फरोख्त का दबाव बढ़ गया है। आज मार्केट में सोना $47 कमी के बाद $4078 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना जो है 4771 का 4,30,236 रुपये तक गिर गया है। 10 ग्राम सोना भी 4029 रुपये कमी के बाद 3,68,858 रुपये का हो गया। साथ ही देखा जाए फी तोला चांदी की कीमत एक ही दिन में 138 रुपये कमी के बाद 6,421 रुपये तक गिर गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मार्केट के करीब 6 साला वली की लाश मिलने के वाक़ये में पेशरफ्त सामने आई है। नमाज जनाजा अली मार्केट के करीब जामे मस्जिद में अदा कर दी गई। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा नेपियर थाने में दर्ज कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के अहले खाना को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात सलमान सलीम से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। अफसोसनाक वाक़या जो ली मार्केट में पेश आया, 6 साला बच्चा जिसको अगवा करने के बाद उसकी ज़बान काटी गई, उसके बाद उसके साथ बदफेली की गई, उसके बाद गला घोंट कर उसको कत्ल किया गया। उसके बाद इस बिल्डिंग से जो है वो तीसरे फ्लोर से इसको जो है वो बच्चे को फेंका गया बोरी में डालकर। इस मुकाम के ऊपर वो बच्चे की जो बॉडी है वो यहाँ पर गिरी थी और यहीं पर उसके अहले खाना जो है वो बैठे हुए थे। तमाम एक बड़ा वाक़या है कराची शहर का, दिल दहला देने वाला वाक़या अगर कहा जाए तो इसमें कोई गलत ना होगा। तमाम उसके जो अहले खाना है वो उस वक्त हमसे नडाल है। मेरे कैमरामैन कयूम शेख आपको दिखा सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिसने बच्चे के साथ बदफेली की, उसको कत्ल किया, वो उसका पड़ोसी था। 18 से 19 साल का लड़का था जिसने 6 साल के बच्चे के साथ बदफेली के बाद उसको बुरी तरीके से जो है वो गला घोंट कर कत्ल किया। तहम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त हमजा के नाम से हुई है और मकतूल बच्चे की नमाज जनाजा भी अली मार्केट के एक मुकामी जामा मस्जिद में अदा की गई है। तहम पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है। नेपियर थाने की हुदूद है और SSP सिटी डॉक्टर फारूक से हमारी इस हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि 2 दिन कबल ये बच्चा जो है वो लापता हुआ था। बच्चे के जो वालिद हैं वो रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा जो है वो उनके वालिद का है। और सूरत हाल ये है कि मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो मुलजिम के अहले खाना है पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है। 2 रोज़ एक बच्चे को घर के अंदर रखना, उसके बाद तशद्दुद करके उसको कत्ल करना, बदफेली करके कत्ल करना यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा जुर्म है और कानून जो वो इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके अहले खाना को हिरासत में लिया जा चुका है। मजीद तफ्तीश जारी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी जो है वो अब इस पूरे मामले को देखेगी। जी, शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गर्मी के सताए मरीज भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया, बुखार और दीगर बीमारियां भी फैल रही हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे इब्राहिम रिंद। बिल्कुल शहर कायद में आज भी गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में गर्मी से मुतासरा मरीज़ डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर वायरल बीमारियों के साथ भी मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर। यहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है कि यहाँ पे भी गर्मी से मुतासरा मरीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर के मुताबिक डायरिया, गैस्ट्रो और वायरल इन्फेक्शन के साथ आने वाले मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। ख़ासतौर पर इस गर्मी के मौसम में कटे हुए फल खाने से और बासी खाने की वजह से भी गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। और इस हवाले से अस्पतालों के अंदर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। अद्वियात, ड्रिप्स, कैनोला और स्टाफ को भी तैनात किया गया है और अगर कोई पेचीदगी के साथ आते हैं तो उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिविल अस्पताल के बाद अगर बात करें हम सिविल अस्पताल के बाद तो जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में ख़ास तौर पर साफ़ पानी, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलना भी हो तो सर पे कपड़ा रख के निकलें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और हमला ख़वातीन और बच्चों को ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में वायरल बीमारियों समेत दीगर बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएँ और ताज़ा फल और ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कोरंगी सेक्टर 33 का बरसाती नाला इंतजामिया की अदम तवज्जुही की बाहिस तबाहाली का शिकार है। बिस्मिल्लाह स्टॉप से जिया कॉलोनी तक 5 किलोमीटर तवील नाला कचरे, झाड़ियों और तुजावजात से भरा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान मुतादिद ब्लॉक से ज़ेरे आब आ जाते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मानसून करीब, शहरी नालों की फौरी सफाई के मुंतजिर। कोरंगी सेक्टर 33D और C के दरमियान वाक़े बरसाती नाले की कई माह से हालत खराब। बिस्मिल्लाह स्टॉप से जिया कॉलोनी तक फैला तकरीबन 5 किलोमीटर तवील नाला जगह जगह कचरे, मलबे और घनी झाड़ियों से भरा हुआ है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात भी कायम हैं, जिसके बाइस बारिश का पानी आसानी से गुजर नहीं पाता। शहरी बोले, हर बारिश में हमारे घरों में पानी दाखिल हो जाता है। कई बार शिकायत की लेकिन नाले की सफाई नहीं की गई। यहाँ जितने भी करीब में है ना इलाके, 34 हुआ, 33D हुआ,
सी हुआ, ये सब जो है नाले से पानी आ जाता है। जिसके भी बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारा काम नहीं है। इलाका मकीनों के मुताबिक तेज बारिश के दौरान सेक्टर 33B और C, D, E और F के नशेबी इलाके डूब जाते हैं। आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है और घरों दुकानों को भी नुकसान पहुंचता है। शहरियों का कहना है कि अगर बरवक्त सफाई और तजावुजात का खात्मा ना किया गया तो आइंदा मानसून में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। आम दिनों में तो इतना है कि देखें बच्चे यहाँ खेलते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं अक्सर और बेशतर, और रात में अंधेरा इतना होता है कि गाड़ियाँ आती हैं और वो इसके अंदर भी गिर जाती हैं, बड़ी मुश्किलों से निकाला जाता है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल इस तरफ आते ही नहीं है, और नाला जब ये भरता है तो आप यकीन करें ये बहुत दूर तक पानी जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम फौरी तौर पर नाले की सफाई कराएं। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। निजी होटल में ऑनलाइन राइडर कंपनी की जानिब से खसूसी तकरीब का इनेकाद। कमेटी के पार्टनर ड्राइवर्स मुतल्लिका शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ड्राइवर्स की खिदमत को सराहने, उनकी कारकर्दगी को उजागर करने और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली गई। इस हवाले से मजीद बताएंगी राबेल सदीद। जी राबेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी होटल में जहाँ पर ऑनलाइन राइट्स के हवाले से एक सेमिनार वर्कशॉप मुनक्किद की गई, और इस वक्त हमारे साथ कंट्री मैनेजर अवैस साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस हवाले से। सर मुझे बताइएगा ये वर्कशॉप जब आप मुनक्किद की गई है इसका मकसद क्या था बेसिकली, और लोगों को आगाही पहुँचाने का आप लोगों का बेसिकली क्या इरादा था? इस वर्कशॉप का मकसद बेसिकली ये था कि हम बताना चाह रहे थे कि सेफ्टी जो है वो सिर्फ एक फ़ीचर नहीं है बल्कि एक ट्रस्ट की बुनियाद है। इसमें हम ड्राइवर्स को मज़ीद जो हम लोगों के फ़ीचर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है, राइड शेयरिंग का फ़ीचर है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस है, जो इन राइड इंश्योरेंस है जो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए है, उसके बारे में हम आगाही देना चाह रहे थे ताकि कराची का हर सफ़र मज़ीद महफूज हो सके। अच्छा सर ये भी बता देगा कुछ आजकल मुख्तलिफ आ गई हैं, इन ड्राइव है, येंगो है, मुख्तलिफ, तो आप एज ए इन ड्राइव को किस तरीके से देखते हैं बाकी जो है वो राइड्स के हवाले से? इन ड्राइव में हम ड्राइवर्स और कस्टमर्स दोनों को ऑप्शंस देते हैं। एक तो फेयर की जो है वो ऑप्शन तो अवेलेबल है, लेकिन एक ड्राइवर जो है वो कस्टमर की नंबर ऑफ़ राइड्स, रेटिंग और उसके अलावा उसका डिस्टेंस वगैरह सब कुछ देख सकता है, जो बाकी ऐप्स में शायद अभी ये फीचर्स नहीं है। इसी तरह कस्टमर के पास भी ऑप्शन होती है कि वो अपना मुनासिब किराया, इसके अलावा ड्राइवर की रेटिंग, ड्राइवर के नंबर ऑफ़ ट्रिप्स, उन सब को देखते हुए वो राइड एक्सेप्ट कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर कंट्री मैनेजर अवैस साहब मौजूद है, और उनका यही कहना था कि जो निजी ऑनलाइन जो राइट्स मुतारिफ़ करवाई गई हैं उसमें नए फ़ीचर्स जो है वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं। उसके हवाले से यहाँ पर एक आगाही वर्कशॉप मुनक्किद की गई। ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ शोबा इजाज़त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, बल्कि ड्राइवर्स ने भी यहाँ पर जो है वो शिरकत की। जी। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की 10वीं बरसी के मौक़े पर आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक़िदा तकरीब में मुक़र्रिरीन ने कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को खैराज तहसीन पेश किया, जबकि शर्मिला फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और कश्मीरी आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मुज़फ़्फ़र वानी का 10वां यौम शहादत आर्ट्स काउंसिल में बुरहान वानी एक तहरीक, एक संग मील के उन्वान से तकरीब मुनक्किद। शर्मिला फारूकी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं की शिरकत। गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना था मसला कश्मीर सिर्फ एक खत्ते का नहीं बल्कि हक़ खुद इरादियत और इंसाफ का मामला है। भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तहम कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जिस तरह इसराइल एक ग्रेटर इसराइल वजूद में लाना चाहता है, उसी तरीके से इंडिया एक ग्रेटर इंडिया, महाभारता वजूद में लाना चाहता है। शर्मिला फारूकी का कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा उनके शाना बशाना खड़ी रही है और मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ये जंग है उस जद्दोजहद की जो पहले दिल से शुरू हुई और उस वक्त तक दम नहीं तोड़े जब तक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात उनके मुताबिक नहीं होगी और कश्मीर को उसकी शनाख्त नहीं दी जाएगी। तकरीब में बुरहान वानी समेत तहरीक आज़ादी कश्मीर के तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। छींकें, खारिश, सांस में दुश्वारी या जिल्द पर सुर्ख धब्बे,
الرجی کی ایک معمولی مسئلہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا طبی چیلنج بن چکی ہے۔ بروقت تشخیص، احتیاط اور درست علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہر سال 8 جولائی کو الرجی سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ابراہیم رن کی یہ رپورٹ۔ آلود سڑکیں، پولن سے بھرے درخت، چھینکیں، خارش اور جسم پر داغ دھبے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج الرجی سے بچاؤ کی آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں موسمی تبدیلی، فضائی آلودگی، گرد و غبار، پولن، بعض غذائیں، ادویات اور کیمیکل الرجی کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں، جبکہ بچوں اور بزرگوں میں اس کے اثرات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ فلو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، کاف بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے بچوں میں، اور ان میں جو سب سے زیادہ کامن ہوتے ہیں وہ لیس دین 5 ایئرس کے بچے بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں جو نزلہ کھانسی کی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ایئر پالوشنز بہت زیادہ ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بہت ہیں اور ڈسٹ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادہ موسٹ کامن ہوتی ہے۔ ویدر چینجز کے حوالے سے بہت زیادہ عمومی طور پہ بچے افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ ماسک کا استعمال زیادہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو عموماً طور پہ ہر سال ایک فلو ویکسینز آتی ہے، آپ وہ بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی کافی افیکٹو ہوتے ہیں بچے۔ اور بہت زیادہ اگر کھانسی وغیرہ فلو ہوتے ہیں تو فوری طور پر اسپتال پہ رابطہ کریں، فوری طور پر ہاسپٹل جائیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ الرجی ڈے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ احتیاط، بروقت تشخیص اور درست علاج کے ذریعے الرجی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رن، سٹی 21۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین خانزادہ محسود نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے کے باوجود حکومت نے عوام کو اس کا مکمل ریلیف نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف 1.5 روپے فی لیٹر کمی ناکافی ہے۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ضرور ہوئیں، لیکن وفاقی حکومت نے اس کو خاطر خواہ فائدہ عوام تک منتقل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈ باڈیز تھیں ان کا بھی رد عمل سامنے آیا، اور اب جو ٹرانسپورٹ تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آئل ٹینکرز انڈسٹری سے وابستہ خانزادہ خان محسود موجود ہیں۔ خانزادہ صاحب، بتائیے گا، وفاقی حکومت نے جو حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں، اور کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی چینل کی بہت مشکور ہیں کہ ہماری آواز عوام تک پہنچاتے اور گورنمنٹ اداروں تک۔ دیکھو، ریلیف جو تھا لوگوں کا کافی امید تھا، اور ہم خود بھی اس امید میں تھے کہ کچھ کمی ہوگا، اس کے ساتھ کاروبار میں بہتری آئے گی، ٹرانسپورٹ کا پہیہ بھی چل سکے گا۔ لیکن جب ہم صبح اٹھ گئے اور خبرنامہ میں دیکھا کہ کچھ 1 روپے انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ مجھے شاید یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، معذرت کرتا ہوں، لیکن اگر آج کل کسی فقیر کو بھی 5-10 کا نوٹ دیتے ہو تو وہ بھی نہیں لیتے۔ بائک والے خوش تھے اور نوکری والے خوش تھے کہ آج ہمارا کرایے کم ہو جائیں گے، ہمارے جو قیمت ہے وہ کم ہو جائیں گے، ہم خوشی سے چلے جائیں گے۔ لیکن صبح ایسے کچھ نہیں ہوا، جو کہ عالمی مارکیٹ میں آپ کے میڈیا کے توسط سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ کافی گر گیا تھا۔ تو یہاں لوگوں نے کسی نے کہا کہ OMC کا پریشر ہے، کسی نے کہا کہ بھائی کمپنیوں کا پریشر ہے، یہ وہ، لیکن یہ بے بنیاد باتیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب ریٹ 50 سے 100 روپے بڑھتا تھا تو اس ٹائم کیا ہوا تھا؟ عوام نے نہیں کبھی اعتراض کیا کہ بھائی ہمارا ریٹ بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اداروں کا اور عوام کا ساتھ دے کر سب نے ایک ساتھ لبیک کہا۔ لیکن جب مارکیٹ میں خام تیل کا وہ قیمت گرتا ہے تو چاہیے کہ اس کو فائدہ عوام تک پہنچ سکے۔ نہ دیکھو، ان کا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ OMC جا کے گورنمنٹ پر پریشر ڈالے کہ ہم سپلائی روک دیں گے، ہم یہ گورنمنٹ کے سامنے کوئی بھی ادارہ ہو نا، گورنمنٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ گورنمنٹ اللہ تعالیٰ کے بعد جو دوسرا طاقت ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کا آرڈر ہر کسی کو فالو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن یہ غلط بیانی ہے کہ OMC نے کیا یہ کیا، لیکن گورنمنٹ نے یہ عوام سے زیادتی کی کہ جتنا ریلیف ان کو دینا چاہیے تھا۔ کولنگی ایریا میں پانی کی شدید قلت، کئی روز سے گھروں میں پانی کی فراہمی معطل، شہری مہنگے داموں واٹر ٹینکر خریدنے پر مجبور، روزانہ اجرت والے افراد پر پانی کا اضافی مالی بوجھ، مکینوں کا متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا سے۔ دعا، بتائیے گا۔ میں اس وقت یہاں پہ کورنگی کے علاقے جو ہے سیکٹر 50B کے رہائشی علاقے میں موجود ہوں، جہاں پہ گیس کی شارٹیج نے گھر کی خواتین کو کافی زیادہ پریشان کر رکھا۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں کی خاتون رہائشی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ باقی سارے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن گیس شارٹیج کے کیا یہاں پہ مسائل ہیں؟ کتنے گھنٹے یہاں پہ گیس آتی ہے، اور گیس جب نہیں ہوتی تو کیا پریشانی جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہسبینڈ بھی ناشتے کے کاموں پر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر مرد جو ہے 9-10 بجے تو کام
काम पे मोस्टली जाते ही हैं ना, और उस टाइम पर गैस मौजूद नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ सुबह में जो है 8 बजे आती है, फिर उसके बाद 10 बजे चली जाती है। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो ज़ाहिर है टाइम से उठना नहीं हो रहा है, और जब बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है तो भी गैस प्रॉपर नहीं होती है, बहुत होती है। कितने का सिलेंडर डलता है, कितना सिलेंडर चल जाता है जो आप डलवाती हैं, क्या जो है क्या सिलेंडर तो देखें 500 जो है गैस हो रही है। अब सिलेंडर हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता, ज़ाहिर है हम लोग भी फिर वेट करते हैं गैस का। हस्बैंड हमारे भूखे जाते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं। किसी यहाँ पर कोई गैस का या किसी चीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ कोई नहीं है कहने वाला। जी बिल्कुल, ये सिर्फ यहाँ की एक खातून रहायशी की कहानी नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो घरों में रहती हैं, उनका यही कहना है कि जो घर की कमाने वाले हैं वही बगैर नाश्ते के घर से जा रहे होते हैं। गैस की लोड शेडिंग है, बच्चे स्कूल जो है जाने से पहले भूखे जा रहे होते हैं, तो गैस जो है आती नहीं है, और दूसरा अगर आती भी है तो इतना लाइट प्रेशर, इतना कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से इनको जो है महंगे दामों सिलेंडर ख़रीदने पर ये लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं, कार्गो तैयारा गुमशुदगी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2 एयरवेज का ऑफिस सील कर दिया है। आपको बता रहे हैं, कार्गो तैयारा गुमशुदगी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयरवेज का ऑफिस सील कर दिया है। तैयारा गुमशुदगी के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयरवेज का ऑफिस सील कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयरवेज का ऑफिस सील कर दिया है। K2 एयरवेज का दफ्तर सील कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयर का दफ्तर सील कर दिया है। जी, यहाँ पे जो अपडेट्स मिली हैं कि जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने एक्शन लिया है, जिसमें देखा जाए जो गुज़िश्ता रात को जो है K2 एयरवेज का जो कार्गो तैयारा था, वो जो उसका हादसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए जो K2 एयरवेज का जो दफ्तर है वो सील किया था, और यहाँ पे ताकि तमाम जो रिकॉर्ड जाँच के लिए रखा जा सके, और ये तफसीलात जो बताई गई हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ कराची आते हुए तैयारा लापता हो गया था, और कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे, और अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उस तैयारे को ढूंढने में लगी हुई। और ये जो अपडेट्स आई थी कि गुज़िश्ता रात 9:21 पर उस तैयारे से जो आपके एयरपोर्ट कंट्रोल सेंटर है उससे रब्ता मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद जो है वो तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ था। उसके बाद जो है तमाम रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन ने एक्शन शुरू किया था। इसी दौरान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 जो एयर सर्विस है उसकी जो है दफ्तर को सील कर दिया गया था। आप दफ्तर को देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है जो सील किया गया है, तो वहाँ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो है सील का वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि दफ्तर खोल के कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके तमाम रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया जाएगा। उसकी जांच के बाद जो तहकीकात होगी उसके दौरान उसमें जो चीज़ें जो जाँच करने के लिए उसमें आसानी हो सकेगी, क्योंकि दफ्तर अगर खुला हुआ होता तो डिटेल्स मूव हो सकती थी। इसलिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो ज़राए ने कंफर्म किया है कि उसको जो दफ्तर को उसको सील कर दिया गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची की गलियों से शुरू होने वाला एक सियासी सफ़र आज सिंध की सियासत के अहम ऐवानों तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी आज अपनी 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। बल्दियाती सियासत से सेनेट, सिंध असम्बली और काबीना तक उनकी सियासी जिदोजहद कई अहम मराहिल से गुजरी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बल्दियाती सियासत से सूबाई क़यादत तक सईद गनी की जिद्दोजहद का सफर जारी। 8 जुलाई 1972 को कराची में आंख खोलने वाले सईद गनी ने सियासत को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि अवामी खिदमत का जरिया बनाया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कराची से B.Com की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया, मगर जल्द ही उनकी मंजिल सियासत बन गई। और तकरीबन 2 एकड़ के रकबे पर ये ग्राउंड शामिल है। इसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है, इसमें छोटा सा एक पार्क समझ लें वो भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी के बाद सईद गनी ने अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज बल्दियाती निज़ाम से किया। चेनीसर गोट की यूनियन कौंसिल के नाजिम मुंतखब हुए और मकामी हुकूमतों में खिदमात अंजाम देते हुए शहरी मसाइल और अवामी राब्तों के जरिए अपनी अलग शनाख्त कायम की। सन 2012 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए और कौमी सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। बाद अज़ा 2017 में सेनेट की नशिस्त छोड़कर सिंध असम्बली का इंतखाब लड़ा और कामयाबी हासिल की। 2018 के आम इंतखाबात में दोबारा सिंध असम्बली पहुंचे और सिंध काबीना का हिस्सा बन गए। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ
اس لیے کہ 1 لاکھ روپے کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں اور اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس 1 لاکھ روپے دیے جائیں تو وہ کوئی آج کے زمانے میں کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ سندھ حکومت میں انہیں بلدیات، اطلاعات، محنت، تعلیم، ہیومن ریسورسز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دیگر اہم محکموں کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ پارٹی موقف کے بھرپور دفاع، میڈیا پر مؤثر نمائندگی اور تنظیمی امور میں فعال کردار نے انہیں پیپلز پارٹی کی نمایاں قیادت میں شامل رکھا۔ ہم ترامیم نہیں کر رہے ہیں، ہم پورا ایک نیا قانون انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اور اس قانون میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے قانون میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے انلیگل کنسٹرکشن کو خاص طور پر زیادہ بوم ملتا ہے، لوگوں نے اس میں سے راستے تلاش کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں عجیب ایک ماحول بن گیا ہے۔ آج بھی سعید غنی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی سیاست میں ایک مؤثر اور سرگرم رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ کراچی کی ایک یونین کونسل سے شروع ہونے والا یہ سفر آج سندھ کی سیاست کے اہم ایوانوں تک پہنچ چکا ہے۔